Hello friends, I am Phani Ramdal. Welcome in online agriculture e-platform. Students, today we are going to start crop rotation topic. It is very important topic for exam point of view. If we talk about your BSc and master degree, it is also helpful for your scoring. Okay. In last lecture, we discussed about cropping pattern and cropping system, in which we covered monocropping, solo cropping, multi-cropping and alley cropping. Today, we discuss in this lecture what is crop rotation, principle of crop rotation and advantage of crop rotation. After that, we will go to discuss crop intensity, which are most important for your every competitive exam. Okay, first of all, what is crop rotation? crop rotation क्या है? देखो, रोटेशन का मतलब होता है बदल कर ना, अदला बदली कर। तो क्रॉप रोटेशन का मीन्स होता है कि आप grow one crop, after that another, and after that another. This system is known as crop rotation. मतलब फसलों को बदल कर बोल रहे हैं, है ना? Crop growing in rotation in same piece of land in different season without imparting of soil fertility is known as crop rotation. देखो, हम सोइल की जो फर्टिलिटी है उसको डैमेज किए बगैर क्रॉप को रोटेट करते हुए, चेंज करते हुए, एक ही लैंड की बात करें, सेम पीस ऑफ लैंड में हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग सीजन के अंदर विदाउट इंपार्टिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी को प्रभावित किए बगैर हम क्रॉप चेंज करके लगा रहे हैं, उसको अपने क्या बोल दिया जाता है, क्रॉप रोटेशन बोल दिया जाता है। ठीक है, ओके। क्रॉप रोटेशन का डेफिनेशन एक ही था, कोई ज्यादा मतलब टफ कुछ ऐसा नहीं है, आप पहले से भी जानते हैं क्रॉप रोटेशन। नाउ वी मूव टू प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन? क्रॉप रोटेशन के प्रिंसिपल क्या होने चाहिए? देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल अपना डीप रूटेड क्रॉप सक्सीड बाय सेलो रूट क्रॉप्स। कहने का मतलब क्या है, यहां पर आपको अगर आप पहले डीप रूटेड क्रॉप लगा रहे हैं या बाद में लगा रहे हैं, वाइस वर्सा हो सकता है, डजंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं। अगर आप पहले डीप रूटेड ग्रो कर रहे हैं तो फिर आप सेलो रूटेड, अगर आप सेलो रूटेड ग्रो कर रहे हैं तो उसके बाद आपको डीप रूटेड के लिए जाना चाहिए। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ दिस प्रिंसिपल? इस प्रिंसिपल के बेनिफिट क्या है? देखो, जो डीप रूटेड क्रॉप है, इट इज एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डीप लेयर ऑफ सॉइल। ये क्या करेगी, जो सॉइल की डीप लेयर है यानी लोअर लेयर है, या फिर अपने बोल दें कि जो प्लाउ सोल से भी नीचे का लेयर है, वहां से ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगी। पहला बेनिफिट, ठीक है, यहीं से वाटर क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। अगर हम सीजन आफ्टर सीजन डीप रूटेड ग्रो करते हैं तो इस एरिया के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का स्टेटस होगा, इट विल बी डिक्रीज एंड सॉइल फर्टिलिटी गो फॉर डिक्रीज। फर्टिलिटी किसके लिए जा सकती है, घटने के लिए जा सकती है, क्योंकि बार बार आप न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बिशन है वो कहां से करवा रहे हैं, डीप लेयर से करवा रहे हैं। ओके, अगर हम डीप रूटेड क्रॉप्स के बाद हम सोलो रूटेड क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, उस केस में क्या होगा, फर्स्ट क्रॉप है उसने जो न्यूट्रिएंट है वो यहां से एब्जॉर्ब किया, एंड सेकंड जो है उसने इस लेयर से न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एब्जॉर्ब किया। नाउ यू कैन फाइंड बेटर न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं आप, या बेटर न्यूट्रिएंट स्टेटस देख सकते हैं। क्योंकि आप न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्बेशन है वो क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो यहां
ऊपर की जो अपने बोले जैसे जिसको प्लाउ लेयर बोल देते हैं या फ्रो स्लाइस लेयर बोलते हैं, और इसके नीचे की जो लेयर है इनका जो फर्टिलिटी स्टेटस होगा वो कहीं ना कहीं इक्वल्स देखने को मिलेगा, और जो न्यूट्रिएंट्स है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी यूनिफॉर्म देखने को मिलेगा, और वाटर लेवल का स्टेटस है वो भी अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो ज्यादा है, क्योंकि बार बार इस लेयर पे रूट जाएगा तो उसको न्यूट्रिएंट की जो अवेलेबिलिटी है वो कम देखने को मिलेगी। अगली क्रॉप यहां पे चली जाएगी तो उसको न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी ज्यादा मिलेगी, तो वो ज्यादा अच्छा ऑब्जर्व करेगी। और एज वेल एज ऐसा ही आप वाटर के लिए भी बात कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था, ग्रो शैलो रूटेड क्रॉप आफ्टर डीप रूटेड क्रॉप, है ना। दूसरे प्रिंसिपल की मैं बात करूं तो दूसरा प्रिंसिपल है यू शुड ग्रो रिस्टोरिव क्रॉप्स। रिस्टोरिव क्रॉप कौन सी होती है, जो सोइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करती है। रिस्टोरिव क्रॉप आफ्टर एग्जॉस्टिंग क्रॉप्स, है ना। मतलब आप क्या करोगे, रिस्टोरिव क्रॉप्स लाइक पल्सेज क्रॉप एंड वी कैन से लेग्यूम क्रॉप्स, ओके। यू ग्रो रिस्टोरिव क्रॉप लाइक लेग्यूम क्रॉप आफ्टर एग्जॉस्टिव क्रॉप्स। एग्जॉस्टिव क्रॉप्स कौन सी होती है, विच आर रिक्वायर मोर न्यूट्रिएंट्स लाइक कोल क्रॉप्स, लाइक सुगर केन, लाइक कॉटन क्रॉप्स, लाइक पैडी क्रॉप्स, है ना। इस तरह की जो क्रॉप होती है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स रखती है। तो हम क्या करेंगे, हाई न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स वाली क्रॉप्स के बाद हम क्या करेंगे, लो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट वाली क्रॉप को ग्रो करेंगे। इफ यू आर गोइंग फॉर ग्रो हाई न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट सीजन आफ्टर सीजन, अब ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, आप बार बार हाई न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स क्रॉप लगा रहे हैं, जिससे आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो हमने डेफिनेशन में क्या बोला था, चेंज क्रॉप जो चेंज करते हैं विदाउट इम्पार्टिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, हम सॉइल फर्टिलिटी को बिना इफेक्ट डाले हुए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, क्रॉप को ग्रो करेंगे। अगर आप सीजन आफ्टर सीजन आप क्या कर रहे हो, हाई न्यूट्रिएंट्स क्रॉप ग्रो कर रहे हो या हाई एग्जॉस्टिव नेचर की क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, तो आपके सॉइल फर्टिलिटी है वो खराब हो जाएगी। हाई न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट के बाद यू शुड ग्रो लो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट विच आर रिस्टोर सॉइल फर्टिलिटी, और लो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट वी विल गो फॉर legume crops like pulses crop, it may be green gram, black gram, pigeon pea etc. ना, ये क्रॉप आपकी हो सकती है। इससे सोइल फर्टिलिटी क्या होगी, मेंटेन रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल, ये सेकंड अपना प्रिंसिपल हो गया। अब हम थर्ड प्रिंसिपल, सिंपल प्रिंसिपल है, यू कैन अंडरस्टैंड इजिली। इफ यू आर 12th स्टूडेंट देन यू गेट इजिली, बट अब तो आप ग्रेजुएट स्टूडेंट है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, तो आप इजिली ये समझ सकते हैं। थर्ड प्रिंसिपल की मैं बात करूं तो हमें क्या करना है, यहां पे अलग अलग नेचर की क्रॉप को ग्रो करना है। वी शुड ग्रो सीजन आफ्टर सीजन इन डिफरेंट इन नेचर, है ना, अलग अलग नेचर की क्रॉप्स को अपनी ग्रो करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप डाइकोट ग्रो कर रहे हैं, यू शुड ग्रो इन नेक्स्ट सीजन मोनोकोट क्रॉप्स, है ना। डाइकोट के बाद आपको मोनोकोट है उसको ग्रो करना है, या फिर वाइस वर्सा आपने बोल सकते हैं, मोनोकोट के आफ्टर आप क्या करोगे, डाइकोट ग्रो करोगे। इसमें देखो इनका नेचर डिफरेंट हो जाएगा। जैसे रूट का नेचर है, जैसे मोनोकोट है सेलो रूटेड है, और जो अपने डाइकोट है वो क्या है, डीप रूटेड है। पहला प्रिंसिपल आ जाएगा। नेक्स्ट अपने यहाँ सबसे बड़ा जो मैं बात कर रहा हूं, ग्रो फॉर डिफरेंट नेचर क्रॉप्स के लिए, ये सबसे जो मेन चीज है वो है डिजीज, इंसेक्ट और पेस्ट के लिए वी शुड ग्रो, या अपने मस्ट बोले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी मस्ट ग्रो डिफरेंट नेचर फॉर डिजीज एंड पेस्ट आफ्टर सीजन आफ्टर, है ना, सीजन आफ्टर सीजन। हमें क्या करना है, डिफरेंट नेचर की जो क्रॉप्स है उसको ग्रो करना है। किसको लेकर डिफरेंट नेचर है, ये डिजीज, इंसेक्ट और पेस्ट को लेके हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप जैसे एक सीजन में, पर्टिकुलर फर्स्ट सीजन के अंदर
आप ये किसके लिए, सोलेनेसी क्रॉप्स के लिए, यू ग्रो सोलेनेसी क्रॉप, बट इन नेक्स्ट सीजन विच क्रॉप यू शुड ग्रो, तुम्हें कौन सी क्रॉप ग्रो करनी चाहिए, आपको सोलेनेसी तो कहीं भी ग्रो नहीं करनी चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी, सोलेनेसी में जो डिजीज होता है वो हो सकता है इट विल बी इन अदर फैमिली में भी हो सकता है, वो भी आपको ग्रो नहीं करनी है अगर सेम डिजीज या सेम इंसेक्ट पेस्ट का अटैक होता है। तो इससे देखो क्या होगा, मान लो आपने फर्स्ट सीजन के अंदर टोमेटो ग्रो किया और सेकंड सीजन के अंदर यू विल ग्रो, तुम ग्रो करने जा रहे हो कैप्सिकम, दोनों सोलेनेसी से बिलोंग करता है, दोनों का सेम नेचर है, सेम डिजीज है, सेम इसमें इंसेक्ट पेस्ट है। अब देखो क्या होगा, अब जो प्रेजेंट अपना सीजन है उसके अंदर मान लो कि अर्ली ब्लाइट डिजीज आया या फिर एंथ्राकनोज डिजीज आया या फिर ब्लैक बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज आया, एनीवे जो भी डिजीज आया, ठीक है, जो भी डिजीज आया उसको यहां पर फूड मिला, उसको अपना क्या मिला, होस्ट मिला, और वो खूब फला फूला। जिस टाइम अपने ये फसल खत्म हो जाएगी, अब इस पेस्ट के लिए कोई होस्ट नहीं होगा, तो ये जो पेस्ट है ये खत्म हो जाएगा। लेकिन हम उसको आगे थाली प्रोवाइड करवा रहे, लै भी आजा आगे और भोजन तैयार है, यानी नेक्स्ट वी विल ग्रो सेम नेचर क्रॉप लाइक कैप्सिकम, है ना, ये हम ग्रो कर रहे हैं, तो इस जो पेस्ट है उसके लिए तो फिर फूड तैयार है, ये खत्म होगा क्या, ये अपनी स्थायी वहां पर प्रेजेंस बना लेगा, मतलब परमानेंट वहां पे प्रेजेंस अपनी बना लेगा, जो क्या है क्रॉप्स के लिए बहुत हार्मफुल है। आफ्टर सोलेनेसी क्रॉप इफ वी गो टू ग्रो लाइक पल्सेज क्रॉप, लेग्यूम जो क्रॉप है वो हम ग्रो करेंगे, तो इनका जो नेचर है डिजीज का और पेस्ट का वो डिफरेंट है, और जो पेस्ट है उनके लिए होस्ट अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से उनका अटैक क्या होगा, कम। इसका बेनिफिट क्या है, यहां पे सिंपल बेनिफिट तो ये बोल सकते हैं, डिजीज इंसेक्ट पेस्ट है उनका अटैक कम होता है, लेस अटैक फाइंड ऑफ डिजीज इंसेक्ट एंड पेस्ट। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो क्या है, जब डिजीज इंसेक्ट पेस्ट इनका अटैक कम होगा तो हम पेस्टिसाइड कम यूज करेंगे, ठीक है, और पेस्टिसाइड भी कम, पेस्टिसाइड जब हम कम यूज करेंगे तब क्या बेनिफिट होगा, हमें जो फूड मिलेगा विच आर क्वालिटेटिव, वो क्वालिटेटिव होगा एंड लो केमिकल रेजिड्यूज फूड होगा वो, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो हमें क्या है, अलग अलग नेचर की क्रॉप्स को ग्रो करना है, वो डिजीज के लिए हो सकता है, वो इंसेक्ट के लिए हो सकता है, वो पेस्ट के लिए हो सकता है, इवन वो डाइकोट के बाद मोनोकोट हो सकता है, ठीक है। तो हमें अलग अलग नेचर का क्रॉप ग्रो करना है, इसमें हम अलग अलग नेचर अपने बता सकते हैं, अलग अलग डिजीज के नेचर का, अलग अलग फैमिली से बिलोंग करना चाहिए, अलग अलग इंसेक्ट नेचर का, डाइकोट के बाद मोनोकोट, है ना, इस तरह से अपने ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करें वी शुड ग्रो, फोर्थ प्रिंसिपल में वी शुड ग्रो लो रिक्वायरमेंट्स क्रॉप आफ्टर हाई, नो न्यूट्रिएंट नहीं, वाटर की बात करना, न्यूट्रिएंट्स की अपने ऑलरेडी बात हो चुकी है, अब न्यूट्रिएंट्स की बात करें, हाई न्यूट्रिएंट्स के बाद हमें लो न्यूट्रिएंट्स ग्रो करनी चाहिए, ये डिस्कस हो गया था। अगर आप हाई न्यूट्रिएंट्स बार बार लगाते रहेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। यहां से एक प्रॉब्लम और भी हो सकती जो मैंने नहीं बताई, इसलिए मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। इफ एनी क्रॉप रिक्वायर हाई न्यूट्रिएंट्स देन व्हाट वी डू, हम क्या करेंगे, वी अप्लाई मोर केमिकल फर्टिलाइजर, हम बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे। अगर हम बार बार केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करने जा रहे हैं तो सॉइल फर्टिलिटी है वो पुअर होगी, यहां सॉइल पॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा, ये भी लॉस होता है। इसलिए हाई न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट के बाद हमें लो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स क्रॉप को ग्रो करना चाहिए। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रिंसिपल। व्हाट इज नेक्स्ट प्रिंसिपल? नेक्स्ट प्रिंसिपल इज grow low water requirements crop after high water requirements. What the benefit of this principle? इस principle का benefit क्या है? पहले तो मैं example दे देता हूं। If you grow in creep paddy, you should grow in rabi season like gram, like mustard, like rocket crop, है ना। तो इस तरह की क्रॉप ग्रो करनी चाहिए अगर आपने क्रीप में पेडी ग्रो किया है तो। क्यों? पेडी इज हाई वाटर रिक्वायरमेंट्स क्रॉप एंड ग्राम, मस्टर्ड एंड रॉकेट क्रॉप इज लो वाटर, मैं बार बार न्यूट्रिएंट्स बोल रहा हूं, लो वाटर रिक्वायरमेंट्स क्रॉप, है ना। अब देखो, इफ यू grow season after season high water requirements crop, then you have to
अप्लाई मोर वाटर, है ना, आपको पानी ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। इन दिस कंडीशन ऑल साल्ट आर लीच डाउन एंड सोइल गो फॉर एसिडिक इन नेचर। सोइल है वो कैसी हो जाएगी, एसिडिक नेचर की हो जाएगी, बिकॉज ऑल साल्ट आर लीच डाउन। साल्ट है वो लीच डाउन चले गए, ऊपर है वो हाइड्रोजन आयंस है, उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको ज्यादा मिलेगी, जिसकी वजह से सॉइल एसिडिक हो जाएगी ना। सॉइल फर्टिलिटी में दिक्कत आ रही है तो प्रॉब्लमेटिक सॉइल होती जा रही है। और अगर आप इफ यू ग्रो लो वाटर रिक्वायरमेंट्स अगेन एंड अगेन, देन व्हाट हैपन, ऑल साल्ट्स reach on soil surface and soil convert in saline and alkalines। अगर आपने लो रोबोट रिक्वायरमेंट्स क्रॉप बार बार लगाते रहे, पानी कम देंगे, जिससे सारे के सारे साल्ट है वो सरफेस पे आ जाएंगे, जिससे आपकी सॉइल है वो कैसी हो जाएगी, सैलाइन हो जाएगी, एल्कलाइन हो जाएगी। ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो हमें क्या करना है, हाई वाटर रिक्वायरमेंट्स के बाद आप लो वाटर रिक्वायरमेंट्स क्रॉप को ग्रो करेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल की अपने बात करें, वैसे तो वो नेचर में भी हम बात कर सकते थे। 5th नंबर, देखो लेग्यूम जो क्रॉप है उसके बाद हमें, नॉन लेग्यूम जो क्रॉप है उसके बाद हमें लेग्यूम क्रॉप ग्रो करना चाहिए। वी शुड सक्सीड लेग्यूम क्रॉप आफ्टर नॉन लेग्यूम क्रॉप्स। हमें मतलब नॉन लेग्यूम क्रॉप के बाद लेग्यूम क्रॉप लगानी चाहिए। अब कोई नॉन लेग्यूम क्रॉप्स है, वो चाहे लो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है, हाई न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है, बट ये क्रॉप क्या करेगी, एब्जॉर्ब तो करेगी न्यूट्रिएंट्स को, है ना। ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव नहीं करने वाली है, बट आफ्टर नॉन लेग्यूम क्रॉप इफ वी ग्रो लेग्यूम क्रॉप, देन लेग्यूम क्रॉप क्या करेगी, रिस्टोर ऑफ सॉइल फर्टिलिटी बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन से वो क्या करेगी, सॉइल फर्टिलिटी है उसको इंप्रूव करेगी। तो नॉन लेग्यूम के बाद हमें कौन सी क्रॉप ग्रो करनी चाहिए, लेग्यूम क्रॉप ग्रो करनी चाहिए। इसका सीधा सीधा बेनिफिट आपको पता है। नेक्स्ट मैं आपके साथ 6 प्रिंसिपल शेयर करूं तो 6 प्रिंसिपल है, कोई ऐसी क्रॉप्स जो क्या है सॉइल इरोटिक नेचर की है। सॉइल इरोटिक नेचर का मतलब क्या है, यहां पर जिसका जो क्रॉप है उसका नेचर है वो स्प्रेडिंग टाइप नहीं है, नॉन स्प्रेडिंग कोई क्रॉप है जिसकी रूट स्मॉल है, ज्यादा सेपरेट नहीं होती है, और उसके बीच में जो स्पेसिंग है वहां से जो सॉइल है वो क्या हो रही है, ट्रेवल कर रही है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, माय मींस सॉइल इरोजन हो रहा है। जहां सॉइल इरोजन हो रहा है, क्यों, क्योंकि क्रॉप का नेचर है वो नॉन स्प्रेडिंग टाइप का नेचर है। तो अपने को क्या है, अगर इस तरह की क्रॉप्स लगा रखी है तो इन नेक्स्ट सीजन वी शुड ग्रो स्प्रेडिंग क्रॉप्स, या फिर अपने जिनको कवर क्रॉप बोल देते हैं या फिर सॉइल कंजर्वेटिव क्रॉप्स बोल दिया जाता है, उनको ग्रो करना चाहिए, जिससे वो सॉइल के जो पार्टिकल्स है इनको बाइंड करके रखेगी और सॉइल इरोजन को नहीं होने देगी, जिससे सॉइल फर्टिलिटी है वो अपनी मेंटेन होती रहेगी। तो ये इस प्रिंसिपल को भी ध्यान देना है, बट यू मस्ट कीप इन योर माइंड दैट कि अगर हम रेनी सीजन की बात करें या समर सीजन की बात करें, जिस एरिया में समर सीजन में ज्यादा इरोजन होता है लाइक इन राजस्थान, तो वहां पर हॉट विंड के साथ विंड इरोजन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। वी शुड ग्रो स्प्रेडिंग नेचर क्रॉप इन समर सीजन, तो हमें समर सीजन के अंदर स्प्रेडिंग नेचर क्रॉप्स ग्रो करनी चाहिए। इसका जस्ट अपने अलग एग्जांपल लें, जैसे वेस्ट बंगाल में सॉइल इरोजन जो है वो किससे होता है, वाटर से होता है। वाटर इरोजन मोर फाउंड इन वेस्ट बंगाल। तो अपने को क्या है, वी शुड ग्रो स्प्रेडिंग नेचर क्रॉप इन मॉनसून सीजन। किसके लिए, मॉनसून में बारिश आएगी जिससे सॉइल इरोजन वो ज्यादा देखने को मिलेगा। इफ वी ग्रो स्प्रेडिंग क्रॉप्स इन मॉनसून सीजन, या फिर हम क्रॉप कवर क्रॉप भी बोल देंगे, मॉनसून सीजन के अंदर ग्रो कर देंगे तो हमारा जो सॉइल इरोजन है हम उससे बच सकते हैं। तो ये जैसे कुछ प्रिंसिपल है जो क्रॉप रोटेशन के अंदर अपने को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो ये क्रॉप रोटेशन, फाइनली अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो क्रॉप रोटेशन का प्रिंसिपल नहीं, सॉरी ऑब्जेक्ट में बोलूं तो क्रॉप रोटेशन का ऑब्जेक्ट क्या है।
क्रॉप रोटेशन का ऑब्जेक्ट होता है वी शुड मेंटेन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को भी मेंटेन करना है, वी शुड मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को भी मेंटेन करना है, वी शुड अचीव टारगेट प्रोडक्शन, हमें जो टारगेट प्रोडक्शन है वो भी अचीव करना है, और हमें जो क्रॉप है वो भी ग्रो करनी है, खाली नहीं छोड़ना है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हाउ कैन पॉसिबल इट, अगर हम इस तरह की कुछ फार्मिंग करते हैं जिससे क्या है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना पड़ता, सिर्फ जो क्रॉप्स है उनको ही रोटेट करते हुए सारी चीजें अचीव कर ली जाती है, तो ये कैसे कर सकते हैं, अपने क्रॉप रोटेशन से अचीव कर सकते हैं। तो यहां अपना एक स्टेबल प्रोडक्शन लेना है, कंटिन्यू प्रोडक्शन लेना है, सॉइल फर्टिलिटी है उसको भी मेंटेन रखना है, इकोसिस्टम को भी मेंटेन रखना है, और किस तरह से मेंटेन रखना है, जो क्रॉप है वो सीजन टू सीजन पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड के अंदर हमें क्या करना है, इन क्रॉप्स को चेंज कर करके ग्रो करना है। उसका रिजल्ट क्या आता है, प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, मैं तो प्रिंसिपल के साथ आपको बेनिफिट भी बता दिए, तो दोनों ही चीजें यहाँ पे अपनी क्लियर होगी। ये मैंने आपको थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं करवाया है, ये एज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही ये टॉपिक अपने यहाँ पर डिस्कस हुआ है। और भी आप बहुत सारी बातें कर सकते हो ना क्रॉप रोटेशन के अंदर, बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेज क्या है, ये सारी चीजें चलती रहती है, लेकिन अपने तो साथ साथ में प्रिंसिपल की भी बात होगी और साथ साथ में अपने यहाँ पर बेनिफिट की बात होगी। अगर हम देखें कि सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट है इकोसिस्टम मेंटेन रहता है, सॉइल फर्टिलिटी स्टेबल रहती है, उसके अलावा प्रोडक्शन अच्छा होता है, स्टेबल प्रोडक्शन होता है, कंटिन्यू प्रोडक्शन होता है, सस्टेनेबल फार्मिंग देखने को मिलती है, लंबे टाइम तक फार्मिंग देखने को मिलती है। इंसेक्ट पेस्ट के कंट्रोल के लिए हमें पेस्टिसाइड का भी यूज करना पड़ता है, जिससे जो भी हमें प्रोडक्ट मिलता है, कमोडिटी मिलती है, वो लो केमिकल रेजिड्यू से कमोडिटी होती है, और जो फार्मिंग के अंदर अपनी कॉस्ट आती है वो भी अपनी कॉस्ट क्या पड़ती है, कम पड़ती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट we go to discuss about crop intensity. Most important topic is cropping pattern and cropping system. What is crop intensity? इसको हिंदी में फसल सघनता बोलते हैं। तो व्हाट इज क्रॉप इंटेंसिटी? क्रॉप इंटेंसिटी क्या है? What the intensity, what the density of crop in a particular land in a particular time is known as crop intensity. किसी पर्टिकुलर लैंड पे क्रॉप लगाने की इंटेंसिटी, सघनता, डेंसिटी क्या है, उसको अपनी क्या बोलते हैं? क्रॉप इंटेंसिटी। यहां पर मेरा डेंसिटी का मतलब ये नहीं है कि आपने स्पेसिंग घटा दी, वैसे डेंसिटी वर्ड है वो स्पेसिंग के लिए काम में लिया जाता है, तो हम इंटेंसिटी वर्ड यूज करते हैं तो वो ज्यादा सही रहेगा। तो हम यही बोलेंगे कि क्रॉप की जो इंटेंसिटी है पर्टिकुलर फार्म पे पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो क्या है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास ये 1 हेक्टेयर लैंड है, अब 1 हेक्टेयर लैंड है और टाइम ड्यूरेशन है, हमेशा जो अपने इंटेंसिटी निकालते हैं वो 1 ईयर के लिए निकाली जाती है। ठीक है, 1 हेक्टेयर लैंड है, 1 ईयर के अंदर आप इस पे क्रॉप लगा रहे हैं और यू हैव 3 सीजन फॉर क्रॉप ग्रोइंग। फर्स्ट वन इज खरीफ, सेकंड वन इज रबी एंड थर्ड वन इज जायद। आपके पास ये 3 सीजन है। यू कैन ग्रो 3 क्रॉप इन अ ईयर। तुम 3 फसलों को एक साल में लगा सकते हो। ठीक है, बट इट इज डिपेंड ऑन योर मैनेजमेंट, योर रिसोर्सेज, वाटर अवेलेबिलिटी, है ना, इन चीजों पर डिपेंड करता है। तो देखो, इफ वी ग्रो ओनली 1 क्रॉप इन अ ईयर, तो इंटेंसिटी क्या होगी? उस एक ही क्रॉप लगाई हमने। अगर हम 2 क्रॉप लगा लेते हैं, इफ वी ग्रो 2 क्रॉप इन अ ईयर, तो इंटेंसिटी जस्ट डबल होगी। अगर हम 3 क्रॉप के लिए चले जाते हैं तो यहां पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? और ज्यादा हो जाएगी। तो यहां डबल हुई, यहां इससे भी क्या हुई? कुछ और बड़ी। तो ये इंटेंसिटी होती है। और डेंसिटी की अगर मैं बात करूं यहां, तो डेंसिटी का मतलब है इफ यू ग्रो 1000 प्लांट इन 1 हेक्टेयर, ये नॉर्मल डेंसिटी है। फॉर एग्जांपल, है ना, ये स्टैंडर्ड मान लो।
if you going to planted more than 1000 plants like 1200 plants in same piece of land, तो ये आपने क्या कर दिया, डेंसिटी बढ़ा दी है, ये हाई डेंसिटी क्रॉपिंग है, ठीक है। और आपने साल में एक क्रॉप ली, वन क्रॉप ग्रो इन वन पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, और इंस्टेड टू क्रॉप ग्रो इन सेम पीस ऑफ लैंड, तो पहले की बजाय आपने यहां पर क्या इंक्रीज कर दी है, इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी है। तो आपको समझ में आ गया डेंसिटी क्या है। डेंसिटी नंबर ऑफ प्लांट से पर्टिकुलर पीस से रिलेटेड है, पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड से रिलेटेड है, और जो इंटेंसिटी है वो आप हाउ मेनी टाइम क्रॉप ग्रो इन a particular piece of land in a particular time, तो वो किससे रिलेटेड है, इंटेंसिटी से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो क्रॉप इंटेंसिटी है वो हम दो तरीके से निकालते हैं। तो पहला मेथड जो इजी मेथड है, जो पर्टिकुलर बड़े एरिया के लिए अपनी क्रॉप इंटेंसिटी निकालते हैं, जैसे नेशनल क्रॉप इंटेंसिटी क्या है, इंडिया की क्रॉप इंटेंसिटी क्या है, कीप इन योर माइंड नाउ क्रॉप इंटेंसिटी ऑफ इंडिया इज 142%। ओके, इंडिया की जो प्रेजेंट क्रॉप इंटेंसिटी है वो कितनी है, 142% है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट द क्रॉप इंटेंसिटी, देयर आर a formula for calculating of the crop intensity, which is gross crop area divided by net crop area। है ना, ज्यादा बेटर ये रहेगा कि हम लिखे नेट सोन एरिया मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ क्रॉप इंटेंसिटी। यू कैन कैलकुलेट क्रॉप इंटेंसिटी बाय दिस फॉर्मूला। बिफोर कैलकुलेटिंग ऑफ द क्रॉप इंटेंसिटी, यू should know about what is gross crop area and what is net sown area. Okay, suppose you have 10 hectare of land. Okay, we want to calculate intensity of this area. Generally we calculate the crop intensity for 1 year. हम एक साल के लिए क्रॉप इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं ना। तो 1 ईयर के अंदर हाउ मेनी सीजन अवेलेबल फॉर क्रॉप कल्टीवेशन, देयर आर 3 सीजन अवेलेबल फॉर क्रॉप कल्टीवेशन। फर्स्ट वन खरीफ, सेकंड वन रबी एंड थर्ड वन इज जायद। ओके, आपके पास यहां पर 3 सीजन है क्रॉप ग्रो करने के लिए, ठीक है। आपने इन खरीफ सीजन टोटल 10 हेक्टेयर लैंड आपने बो दिया था। क्यों? क्योंकि खरीफ सीजन था, वी रिसीव गुड रेनफॉल, यानी अच्छा मानसून हमारा गया। लेकिन सॉरी, मैंने यहां पे आपको गलत लिख दिया, देखो सीजन लिखना था यहां पे। खरीफ के अंदर हमने क्या किया, अच्छा रेनफॉल रिसीव किया, तो वी सॉन 10 हेक्टेयर लैंड, हमने 10 हेक्टेयर लैंड सोन कर दिया, यानी बो दिया। इन रबी सीजन लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी की वजह से हमने सिर्फ 6 हेक्टेयर लैंड है उसको ही सोन किया है, बोया है। इन जायद यहां पानी की और कमी आ गई, इसलिए हमने 3 हेक्टेयर लैंड है उसमें ही सोविंग की है। ओके, आपके पास एरिया कितना था, नेट एरिया कितना था जी? आपके पास नेट एरिया था 10 हेक्टेयर एरिया था, समझ गया? ये नेट सोन एरिया है। हाउ मच एरिया फॉर सोन, आपके पास कितना एरिया था, ठीक है। अब अपनी बात करें, आपके पास एरिया था 10 हेक्टेयर, ठीक, उसमें से आपने कितने के अंदर क्रॉप लगाए, 10 में भी लगाई, फिर 6 में लगाई, फिर 3 में लगाई, टोटल 19 हेक्टेयर में लगा दी। कितने हेक्टेयर में लगा दी? 19 हेक्टेयर में। आपके पास जो नेट एरिया है सोविंग करने के लायक है, उसमें आपने साल में उसको कितनी बार, चाहे आप उसको रिपीट कर रहे हैं तो भी वो काउंट होगा,
जैसे 10 हेक्टेयर पूरा का पूरा हमने सॉइंग कर दिया यहाँ पे, लेकिन इसकी फसल काटने के बाद ही तो नेक्स्ट 6 हेक्टेयर लगाइए ना। एरिया सेम ही है, लेकिन आपने जितनी बार बोया, जितना क्रॉप लिया, वो सब काउंट होगा। वो क्या है? ग्रॉस क्रॉप एरिया। समझना है सवाल कैसे करना है उसको। तो यहां पर आपने कितना जो क्रॉप एरिया में कन्वर्ट कर दिया इसको 19 हेक्टेयर के अंदर। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। अब हमारा यहां पर जो आंसर आया है वो क्या आंसर आया है? हमारा आंसर आया 190%। तो ये क्रॉप इंटेंसिटी क्या हो गई? 190% क्रॉप इंटेंसिटी हो गई। तो इस तरह से आप क्रॉप इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे। और अब हमने बात की कि इंडिया में जो क्रॉप इंटेंसिटी है वो कितनी है? 8%, 142% है। और अगर हम बात करें हाईएस्ट क्रॉप इंटेंसिटी की, अपने इंडिया में हाईएस्ट क्रॉप इंटेंसिटी कौन से स्टेट की है? तो पंजाब की। एंड लोएस्ट क्रॉप इंटेंसिटी फाउंड इन मिजोरम एंड मणिपुर। वहां क्रॉप इंटेंसिटी नियर अबाउट 100% की है। और अगर मैं बात करूं पंजाब की, तो यहां पर 182% के आसपास है। अबाउट की बात कर रहा हूं। एक्यूरेट डेटा आपको हम एग्रीकल्चर डेटा का जो चैप्टर करवाएंगे उसके अंदर बात करेंगे। तो हाईएस्ट इंटेंसिटी पंजाब की है, लोएस्ट इंटेंसिटी जो है वो मणिपुर की है और मिजोरम की है। इंडिया की जो एवरेज क्रॉप इंटेंसिटी है वो 142% है। ठीक है, तो ये अपने क्रॉप इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का एक तरीका था। दूसरा, आप जब किसी पर्टिकुलर फार्म की क्रॉप इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं और वो भी क्रॉप रोटेशन, कैलकुलेशन ऑफ द क्रॉप इंटेंसिटी बाय क्रॉप रोटेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए थोड़ा टफ भी पड़ेगा। क्रॉप इंटेंसिटी किस दौरान? क्रॉप रोटेशन के जरिए हमें क्रॉप इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। देन यू हैव वन फॉर्मूला फॉर दिस कैलकुलेशन व्हिच इज नंबर ऑफ क्रॉप्स डिवाइडेड बाय क्रॉप रोटेशन ईयर्स इनटू 100। अगर आप अपना दिमाग लगाओगे, इफ यू आर गुड इन मैथ, देन यू कैन अंडरस्टैंड बोथ फॉर्मूला आर सेम। अगर तुम मैथ में अच्छे हो तब आप ये सोच सकते हो कि दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही है। बट हम यहां पे कंफ्यूज जनरेट नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह के आपके क्वेश्चन नहीं आने वाले कि आपके दिमाग में कंफ्यूज जनरेट कर दे, है ना। इस फॉर्मूला को we are going to calculate crop intensity by this formula, but before that we should know about crop rotation for 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year. But we only calculate crop rotation 1 year, for 2 year and 3rd year, because we always repeat the study of crop rotation after 3 years, and we can say we should repeat study of cropping pattern after 3 years। यानी हमें 3 साल बाद फिर से किसी एरिया की जो क्रॉपिंग पैटर्न है या क्रॉप रोटेशन है उसकी स्टडी दोबारा से करनी चाहिए। आपने हमेशा देखा होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर जो आपसे क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी पूछी जाती है वो 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए ही पूछी जाती है। और उसमें भी कुछ ऐसी चीजें पूछी जाती है जो थोड़ी सी टफ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन हियर crop rotation for 1 year, like we grow paddy after gram। पैडी कौन से सीजन से बिलोंग करता है? इट इज बिलोंग टू खरीफ सीजन एंड ग्राम ऑफ रबी सीजन। ग्राम है वो रबी सीजन का है और पैडी है वो कौन से सीजन का है? खरीफ सीजन का है। ईयर तो क्या है? 1 है। You generally see in rain-fed area, है ना। बाजरा, देखो रेनफेड एरिया में हम बाजरा मिलेट बोलते हैं इसको। मैंने मिलेट नहीं लिखकर बाजरा लिखा है क्योंकि टाइप ऑफ मिलेट्स है वो बहुत तरह के। तो वहां क्या करते हैं, जब वो अच्छा रेनफॉल रिसीव करते हैं तो जैसे मान लो कि उन्होंने बाजरा या फिर कोई लेग्यूम क्रॉप लगा दी, कोई सी भी लगा दी, वो एक क्रॉप लगा लेते हैं। रबी में क्रॉप्स के लिए उनके पास वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, जायद में तो फिर लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो ये एक ही क्रॉप लगाई यहाँ पे।
हम इन दोनों के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ये हम 1 ईयर क्रॉप रोटेशन है, इनके लिए अपने किस तरह से क्रॉप इंटेंसिटी कैलकुलेट करें। चलो एक एग्जांपल हो लेते हैं, जैसे मान लो वी गोइंग फॉर पैडी प्लांटिंग फॉर क्रीप, we can say any crop like barley. We grow barley in Rabi season and green gram in Zaid. हमने क्रीप में ग्रो किया पैडी एंड वी ग्रो बार्ले इन रबी एंड ग्रीन ग्राम बोले तो मूंग फॉर जायद। ठीक है, सीजन 3 है लेकिन ईयर यहां पर क्या है, ये 3 एग्जांपल है क्या है 1 ईयर क्रॉप रोटेशन के लिए, हम इनके लिए कैलकुलेट करें। देखो बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ क्रॉप पहले एग्जांपल के अंदर 2, क्रॉप रोटेशन ईयर 1, क्रॉप इंटेंसिटी इज 200%। सेकेंड एग्जांपल है उसमें ईयर 1 है, साल में एक ही क्रॉप हुई है, मोनोक्रॉपिंग हुई है, एक ही क्रॉप है। मैंने पीछे क्रॉपिंग पैटर्न में बताया था इन मोनोक्रॉपिंग क्रॉप इंटेंसिटी ऑलवेज 100%, तो यहां कितनी होगी 100% होगी। थर्ड एग्जांपल भी इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्रॉपिंग जो क्रॉप रोटेशन ईयर है वो 1 ईयर ही है, नंबर ऑफ क्रॉप 3 है एंड तो अपनी क्रॉप इंटेंसिटी की बात करें तो देयर इज क्रॉप इंटेंसिटी 300%। तो ये 1 ईयर के जो एग्जांपल है वो आपके सामने हो गए। सिंपल कैलकुलेशन करना है, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे बहुत आसानी से, आगे चलेंगे उसमें बात करेंगे ना, लेकिन अभी हम पहले सिंपल चीजें अपने को पता होना चाहिए। ये 1 ईयर क्रॉप रोटेशन है। नेक्स्ट वी मूव फॉर 2 ईयर क्रॉप रोटेशन। कैसा भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्राउंडनट, व्हीट, पैडी और ग्राम। अब आपको सोचना है, समझना है ये कितने ईयर का क्रॉप रोटेशन, वो तो मैंने बोल दिया। कई बार आपको सीधा क्रॉप रोटेशन दे दिया, आपसे पूछ लिया जाएगा ना क्रॉप रोटेशन ईयर कितना है ये। तो देखो ग्राउंडनट है वो क्या है, खरीफ है, व्हीट है वो रबी है, पैडी है वो क्या है, खरीफ है। इसका मतलब जायद था वो खाली, जायद था वो फैलो लैंड था, और ग्राम है फिर वो है रबी। समझ गया? तो ये ईयर कितना है यहां पर 2, नंबर ऑफ क्रॉप कितनी है 4, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, व्हाट इज क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, इट इज 200%। अब बात आती है, आपको दे दिया बाजरा, ये क्रॉप रोटेशन आपको दे दिया, मिलेट आफ्टर मिलेट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपने ग्रो किया खरीफ में बाजरा, फिर रबी जायद फ्री था, फिर अगले खरीफ में आपने बाजरा, यानी मोनोक्रॉपिंग है, ये मोनोक्रॉपिंग का एग्जांपल है। हमें यहां पे क्रॉप रोटेशन को देखकर ही फाइंड आउट करना है कि कितने ईयर का है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए सीजन ऑफ क्रॉप। विदाउट knowing सीजन ऑफ क्रॉप यू कांट कैलकुलेट द क्रॉप इंटेंसिटी बाय क्रॉप रोटेशन। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो यू कैन सी देयर आर 2 ईयर ऑफ क्रॉप रोटेशन एंड 2 क्रॉप्स, मीन्स monocropping and monocropping intensity always 100%. There are 5 crops, there are 6 crop, maybe 6 crop, maybe 5 crop, maybe 4 crops. यहां पर 4 क्रॉप, 5 क्रॉप, 6 क्रॉप, कितनी भी हो सकती है, उस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से आप 3 ईयर के लिए भी क्रॉप रोटेशन देख सकते हैं। ओके, एंड राइट डाउन 3 ईयर क्रॉप रोटेशन है। ग्राउंडनट, wheat, again paddy, again barley, again cluster bean, and again wheat. Okay. You can see
it is Kharif season crop, it is Zaid season crop, and it is again Kharif season crops. It means Zaid is wheat, Zaid, not Zaid, Rabi, sorry, Rabi season crop. It means Zaid है वो अपना फेलो लैंड है. फिर हमने पेडी खरीफ में लगाया, बार्ले रबी. Now you can see cluster bean. Cluster bean can grow in Zaid and also in Kharif season. लेकिन अपने को इससे नेक्स्ट वाले पे ध्यान देना है. नेक्स्ट इज रबी सीजन क्रॉप्स. इसका मतलब है ये क्लस्टर बीन 100% खरीफ में लगा है, बिकॉज खरीफ के अंदर तो सोविंग होती है, क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी. तो जायद में तो अवेलेबिलिटी कम होती है. हमारे इंडिया में तो मानसून पर ही फार्मिंग डिपेंड है. तो मानसून में तो लगाएंगे, तो हम इसको किसमें काउंट करेंगे, खरीफ सीजन के अंदर काउंट करेंगे. ये हमने खरीफ सीजन के अंदर इसको काउंट कर लिया है. ठीक है, आप समझ गए होंगे. तो ये इस तरह से हमने क्या किया, ये 3 ईयर का क्रॉप रोटेशन लिखा. यहां क्रॉप रोटेशन ये 3 है. क्रॉप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6. नंबर ऑफ क्रॉप इज आर 6. एंड नाउ वी कैलकुलेट द क्रॉप इंटेंसिटी, एंड क्रॉप इंटेंसिटी इज 200%. इस क्रॉप रोटेशन की जो क्रॉप इंटेंसिटी है वो कितने परसेंट है, 200% है. तो इस तरह से हम सिंपल जो क्रॉप इंटेंसिटी है वो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. But in some special type of crop rotation, how to calculate the crop intensity, just learn. For example, we grow paddy in Kharif season and wheat plus mustard grow in Rabi season. What means of pulse? It means of intercropping and maybe mixed cropping. इसका मतलब है या तो आपने इंटरक्रॉपिंग या फिर मिक्स क्रॉपिंग दोनों को एक साथ में लगाया है. अब सपोज करिए इफ यू गो फॉर ग्रो व्हीट, ओनली व्हीट, या फिर सोलो क्रॉप ऑफ व्हीट, तब अपने नंबर ऑफ प्लांट जो होते व्हीट के ज्यादा होंगे. अब आपने व्हीट के साथ मस्टर्ड भी लगाया है, तो यहां पे व्हीट को रिप्लेस भी किया होगा. तो हम यहां पे इन दोनों क्रॉप को एक ही मान के चलेंगे, क्योंकि आपने इनको एक ही सीजन में साथ में लगाया है. It will be mixed crop and will be intercrop. It doesn't matter. प्लस का मतलब है इन दोनों को आपने साथ में लगाया है. You should calculate only one crop. आपको 2 क्रॉप यहां कैलकुलेट नहीं करनी है. तो अगर इस तरह से कहीं प्लस लगा आता है तो you should count 1 crop, है ना, instead of 2 crop. ये आपको ध्यान रखना है. Now we are going to calculate crop intensity of this crop rotation. Okay, paddy is Kharif season crop, wheat and mustard is Rabi season crop. Means in same year we grow 2 times crops. In first time means Kharif season paddy and Rabi season wheat and mustard. तो ईयर क्या है, एक है. नंबर ऑफ क्रॉप दिखने में 3 है, लेकिन तुम्हें क्या चीज ध्यान रखनी है, जो मेन है वो ये ध्यान रखनी है, जब प्लस का निशान है इसका मतलब इंटरक्रॉपिंग है या फिर क्या है, मिक्स क्रॉपिंग. देन यू काउंट ओनली 1 क्रॉप, है ना, इंस्टेड ऑफ 2 क्रॉप. तो यहाँ नंबर ऑफ क्रॉप, एक पेडी, एक व्हीट प्लस मस्टर्ड को एक काउंट करेंगे 2. नाउ क्रॉप इंटेंसिटी इज 200%. एक तो ये इंपॉर्टेंट है. ये इस तरह की जो क्रॉप इंटेंसिटी है वो निकालते समय आपको ध्यान में रखना होता है. नेक्स्ट अपने बात करें जैसे पेडी, बार्ले एंड ग्रीन मैन्योर्स. ठीक है, जब इस तरह का आपको क्रॉप रोटेशन देखने को मिले, यू डोंट काउंट द ग्रीन मैन्योर क्रॉप. तुम्हें ग्रीन मैन्योर काउंट नहीं करना है, क्योंकि वो क्रॉप नहीं है, वो एक मैन्योर है. तो ग्रीन मैन्योर को आप कभी भी काउंट नहीं करेंगे. आप किसको काउंट करेंगे, सिर्फ क्रॉप्स को ही काउंट करेंगे. ये खरीफ है, ये रबी है, ये जायद है, ईयर 1 ही है, नंबर ऑफ क्रॉप 2 है, और आपका यहां पे क्रॉप इंटेंसिटी जो परसेंट आएगा वो कितना आएगा, 200% आएगा. इस तरह से आपको कैलकुलेट करना. ठीक है, ये स्पेशल टाइप हो गया. नेक्स्ट मोटो, वन मोर स्पेशल क्रॉप रोटेशन. एग्जाम्पल,
for example cotton. After that sugarcane, okay, and after that green gram. First of all, you should know about planting time of sugarcane and duration of this crop. आपको इन सबसे पहले sugarcane का planting time और उसका duration पता होना चाहिए. We have 3 planting type for sugarcane. First, November to December, and this crop is ready in 1 year. This crop is ready in 1 year, about 12 months. Okay. This crop is known as Ixali crop. This crop is known as Ixali crop. Second one, if you grow October to November, okay, then this crop will take time 14 to 16 months for harvesting. This is known as pre-seasonal crop. This is known as pre-seasonal crop. इसको pre-seasonal crop बोलेंगे. If you planted June to July, then it will be take 18 months for maturity. This is known as Absali crop. This is known as Absali crop. If we grow sugarcane in Kharif season, then it is count for 1.5 year, यानी 1.5 साल के लिए काउंट की जाएगी. If we grow in Rabi season, then it is count for 1 year. Now you can see cotton is Kharif season crop, and now sugarcane grow in Rabi season. In next Kharif season, we can't grow any crop because sugarcane is 1 year crop. Now we grow in Rabi, it take Zaid, and it also take next Kharif season. यानी 3 सीजन ले लेगी. पहला खरीफ किसने लिया? कॉटन ने. उसके बाद रबी किसने लिया? सुगरकेन ने. जायद भी कौन सा लेगा? सुगरकेन ही लेगा. हम जायद को छोड़ के सीधा खरीफ भी ले लेगा. अब बचा ग्रीन ग्राम. अगला जो जायद है नवंबर दिसंबर में कट जाएगी, जनवरी तक कट जाएगी. जायद में हमने क्या लगा दिया? ग्रीन ग्राम लगा दिया. 1 साल 2 साल है ना, यहां पे हमारे 2 साल लग गए. इन 2 साल के अंदर हम फसल कितनी ले पाए? 3. ईयर कितने थे? हाउ मेनी ईयर ऑफ क्रॉप रोटेशन? 2 ईयर. एंड हाउ मेनी क्रॉप्स? 3 क्रॉप्स. अब देखो आप, व्हाट इज द क्रॉप इंटेंसिटी ऑफ दिस क्रॉप रोटेशन? दिस विल बी 150%. ये कितनी है? 150%. इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है. अगर रबी में आप लगा रहे हो तो 1 साल के लिए काउंट करें. If you are grow in Kharif season, like this crop rotation, sugarcane. After that, you go to planting rocket crop, maybe green gram. In this crop rotation, you calculate the time. And after that calculate the crop intensity. ये जो हमने लिखा सुगर केन जो है, सुगर केन को हमने लगाया खरीफ में. खरीफ भी लेगा, रबी भी लेगा, और नेक्स्ट खरीफ भी ले लेगा. ठीक है. फिर हमने जायद में ग्रीन ग्राम लगाया, यानी ये जायद 1 ईयर एंड 2nd ईयर. 2 ईयर हो गए. यहाँ पे नंबर ऑफ क्रॉप रोटेशन ईयर 2 ईयर, एंड नंबर ऑफ क्रॉप इज ऑल्सो 2, एंड नाउ क्रॉप इंटेंसिटी इज 100%. तो क्रॉप इंटेंसिटी कितनी होगी? यहाँ पे 100% आपकी क्रॉप इंटेंसिटी होगी. तो इस तरह से आप क्रॉप इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे. हालांकि क्रॉप इंटेंसिटी जब हम उस फॉर्मूले से कर रहे थे, ग्रॉस क्रॉप एरिया डिवाइडेड बाय नेट सॉइल एरिया इनटू 100, इस टाइम हम कुछ जो एरिया होता है, जैसे
कुछ चैनल्स में आता है, कुछ वो आता है, तो वो थोड़ा सा और ज्यादा जाके टिपिकल हो जाता है। वो जनरल आपके एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता। मैंने आज तक कोई एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं देखा, तो हम ज्यादा डीपली नहीं जाने वाले हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्रॉप रोटेशन एंड क्रॉप इंटेंसिटी कंप्लीट होता है। थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम। ओके, थैंक यू।